हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारा विषय है साहित्य शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम साहित्य का स्वरूप एवं साहित्य की प्रमुख विधाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में यह भाग 2 है। खंड काव्य। खंड काव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। खंड काव्य की विशेषताएं। खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड, एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। खंड काव्य आकारिक दृष्टि से महाकाव्य की तुलना में एक लघु फलक की रचना होती है। खंड काव्य की कथा, इतिहास, पुराणाश्रित किसी घटना या प्रसंग अथवा समसामयिक जीवन से संबंधित होती है। खंड काव्य में महाकाव्य की भांति औदात्य का निर्वाह होता है। खंड काव्य वर्णन, प्रवाह, प्रभावान्विति एवं कसावट इत्यादि गुणों से युक्त होता है। खंड काव्य महाकाव्य की सभी विशेषताओं से युक्त उसका लघु संस्करण अथवा संकुचित रूप होता है। अवान्तर कथाओं और घटनाओं का परित्याग, उदात्त चरित्र एवं सामाजिक उच्चादर्श की स्थापना खंड काव्य की अन्य विशेषताएं हैं। मुक्तक काव्य। हिंदी में आचार्य शुक्ल ने मुक्तक के स्वरूप के विषय में लिखा है कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिससे कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य की विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य का स्वरूप एवं विशेषताएं। मुक्तक काव्य बंधनहीन एवं कथाहीन कविता होती है। आकारिक दृष्टि से मुक्तक काव्य लघु फलक की वह रचना है जिसका कलेवर 2 पंक्तियों के छोटे से छंद में भी समा सकता है अथवा 10-20 पंक्तियों में भी। आकार में लघु फलक की रचना होते हुए भी मुक्तक एक स्वतः पूर्ण रचना होती है। मुक्तक काव्य में सामान्य जीवन के किसी एक अनुभूति, खंड अथवा रमणीय दृश्य का सहसा अंकन होता है। विश्व का कोई भी विषय मुक्तक काव्य का विषय हो सकता है। मुक्तक काव्य में नैरंतर्यपूर्ण कथा प्रवाह नहीं होता है। मुक्तक के पद एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। वस्तुतः मुक्तक पूर्वापर से निरपेक्ष रचना होती है। मुक्तक में व्यंजना, तीव्रता एवं चमत्कार का ऐसा गुण होता है जो रसानुभूति कराने में पूर्णतः समर्थ होता है और जिसे पढ़ने की सहृदय की आत्मा ऐसी झंकृत होती है कि उसके हृदय में अनायास वाह वाह जैसे प्रशंसात्मक शब्दों के बोल अनायास प्रस्फुटित हो उठते हैं। मुक्तक काव्य में सच्ची अनुभूति के साथ साथ कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति वांछनीय होती है, जो कविता को सफल, पूर्ण और पैनी बनाती है। सफल मुक्तक काव्य में सरसता, मार्मिकता, नाद सौंदर्य, रसमग्न करने की क्षमता एवं प्रभावोत्पादकता का गुण होना चाहिए। गीति काव्य। गीति काव्य लिरिक तत्वबोध के लिए निर्मित आधुनिक शब्द है, जिसका मूलभूत आधार गीत अथवा गीति काव्य है। गीत का प्रयोग प्राचीनतम है और नाट्यशास्त्र में इसके प्रयोग मिलते हैं। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कविता कुसुम माला की भूमिका में किया था। उपन्यास।
उपन्यास का अर्थ है मनुष्य के निकट रखी गई वस्तु। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अनुसार मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। आगे के अनुसार उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करता है जिनमें मनुष्य का जीवन बनता है और जो इतिहास आदि की पहुंच से बाहर है। श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य जीवन के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी के अनुसार उपन्यास से आजकल गद्यात्मक कृति का अर्थ लिया जाता है। उपन्यास पद्यात्मक नहीं हुआ करते। उपन्यास के तत्व। उपन्यास के 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल व वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। विषय वस्तु के आधार पर उपन्यास के प्रकार: सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास। अंचल का अर्थ है जनपद या क्षेत्र। जिस उपन्यास में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण हो उन्हें आंचलिक कहा करते हैं। आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं: आंचलिक उपन्यास किसी अंचल विशेष के समग्र जीवन का विशद और वैविध्यपूर्ण चित्र होता है। आंचलिक उपन्यास का नायक अंचल विशेष होता है। आंचलिक उपन्यास में परिवेश भी बोलता है। आंचलिक उपन्यास के शिल्प में लोक कथा, लोकगीत, आंचलिक भाषा का प्रयोग इत्यादि होते हैं। आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता फणीश्वर रेणु है। कहानी। कहानी कथा साहित्य की एक सर्वाधिक लोकप्रिय गद्य विधा है। कहानी का सामान्य अर्थ कहना है। प्रेमचंद सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। श्याम सुंदर दास के अनुसार कहानी एक निश्चित लक्ष्य प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। जयशंकर प्रसाद सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। जैनेन्द्र कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में रहती है। आगे कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। कहानी के तत्व। कहानी के तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। प्रमुख कहानी आंदोलन। 1900 ईस्वी में इंदुमती की हिंदी कहानी स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत निम्न विविध कहानी आंदोलनों की ओर उन्मुख हुई। नई कहानी। नई कहानी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लिखी गई उन कहानियों को कहा गया जिसमें परंपरागत कहानी से आगे नए मूल्यों, नए भावबोधों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। 1956-57 ईस्वी तक नई कहानी का नामकरण हुआ। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश एवं कमलेश्वर नई कहानी के उन नायकों में प्रमुख हैं। नई कहानी की विशेषताएं: नग्न यथार्थवाद, पुरानी पीढ़ी के प्रति अवज्ञा का भाव, प्रेम और यौन संबंधों की पुरजोर अभिव्यक्ति, अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव, व्यक्ति की पीड़ा, संत्रास, ऊब, घुटन, अजनबीपन इत्यादि की अभिव्यक्ति है। आधुनिकता, यथार्थवाद इत्यादि नई कहानी के भाव पक्ष संबंधी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी प्रकार कला पक्ष के अंतर्गत कथा की सूक्ष्मता अथवा कथा का ह्रास, क्षण की अनुभूति, संगठित शिल्प, भाषा का ताज़ापन इत्यादि
नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं हैं। अकहानी आंदोलन 1960। अकहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी मूवमेंट के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न आंदोलन है, जिस पर जया पॉल सात्र जैसे अस्तित्ववादियों के चिंतन का गहरा प्रभाव है। साथ ही एब्सर्ड बोध और काम का दर्शन भी इस आंदोलन के पीछे सक्रिय है। अकहानी के प्रतिष्ठापक कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर मुख्य हैं। अकहानी में सभी प्रकार के नैतिक मूल्यों का भंजन तो हुआ ही साथ पारिवारिक, सामाजिक और साहित्यिक मूल्यों का भी विघटन हुआ है। अकहानी आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ: अपना मरना, गंगा प्रसाद विमल। संदल और सिंथौल, रविंद्र कालिया। दूसरे का बिस्तर, कृष्ण बलदेव वैद। एक मेरा दोस्त, मणिका मोहिनी। अनावृत्ति, मधुमालती। 3-4 दिन, महेंद्र भल्ला। भूख के लिए, स्वदेश दीपक। फ्रॉक वाला घोड़ा, गिरिराज किशोर। वे दोनों, विजय मोहन सिंह। अंतिम प्रजापति, राकेश वत्स। सचेतन कहानी। हिंदी कहानी आंदोलनों में एक आंदोलन सचेतन कहानी आंदोलन है। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह हैं। 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन के साथ सचेतन कहानी का श्री गणेश हुआ। सचेतन कहानी आंदोलन आत्मसजगता, जागरूक और संघर्ष प्रियता का समर्थक है। समांतर कहानी। 1974-75 में कमलेश्वर द्वारा एक नया कहानी आंदोलन चलाया गया, जिसे समांतर कहानी के नाम से जाना जाता है। समांतर कहानी का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। प्रसिद्ध समांतर कहानियाँ: दिग्भ्रमित, इब्राहिम शरीफ। जोखिम, कमलेश्वर। छुट्टियाँ, कामतानाथ। साजिश, जितेंद्र भाटिया। आग, दामोदर सदन। पूरा सन्नाटा, मधुकर सिंह। हरी बिंदी, मृदुला गर्ग। यात्रा शव यात्रा, विभू कुमार। अंतहीन, सुदीप। बवंडर, श्रवण कुमार। अनुराग, आशीष सिन्हा। कुछ होने की स्थिति, निरूपमा, सोमवती। समांतर कहानी की विशेषताएं। समांतर कहानियाँ विषमतामूलक समाज की कहानियाँ हैं, जिसने कहानी को आत्मकेंद्रित अनुभववाद से मुक्ति प्रदान की। समांतर कहानी जीवन की तल्ख सच्चाइयों की क्रूरता को बेनकाब करती है। समांतर कहानी के पात्र समाज के जबरन खोजे और गढ़े गए पात्र हैं। सहज कहानी। अमृत राय द्वारा सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। समकालीन एवं सक्रिय कहानी। समकालीन कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल थे। 1979 में राकेश वत्स के मंच नामक पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया गया। सक्रिय कहानी आंदोलन की प्रसिद्ध कहानियाँ: उसका हिस्सा, राकेश वत्स। जंगली जोग्राफिया, रमेश बत्रा। अतिक्रमण अंत, चित्रा मुदगल। उसका फैसला, सुरेंद्र शिवकुमार। दूसरी लड़ाई, सच्चिदानंद धूमकेतु। एक न एक दिन, नवेंदु। एक जैसे चेहरे, स्वदेश दीपक। जुलूस, स्वदेश भारती। हक के लिए, श्रीकांत वर्मा। सक्रिय कहानी की मूल संवेदना वर्तमान आर्थिक सामाजिक शोषण का विरोध है। सक्रिय कहानी का पात्र आम शोषित आदमी है। सक्रिय कहानी की भाषा विद्रोहात्मक है। जनवादी कहानी। 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक संघ की स्थापना हुई। जनवादी कहानी का प्रारंभ कफन, पूस की रात जैसी कहानियों से माना जाता है।
जनवादी कहानी का मूल विषय जनसामान्य के संघर्ष का चित्रण है और मार्क्सवाद उसका वैचारिक आधार है। जनवादी साहित्य की मूल प्रवृत्ति सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति है। जनवादी कहानी की भाषा जनभाषा है, यानी आम बोलचाल की भाषा।